सो हेलो फ्रेंड, ये यूनिट 6 है, इसका चैप्टर 6 है। इसमें हम लोग कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटा लेक्चर होने वाला है, चलिए देखते हैं। समुद्री सुरक्षा। तो वर्तमान समय में सागरी सुरक्षा का महत्व अधिक बढ़ गया है। क्योंकि तकनीकी विकास के साथ साथ सागर महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन के रूप में उभर रहे हैं। विभिन्न देशों के व्यापारिक जहाज इन्हीं सागरों में से होकर गुजरते हैं। वैश्विक स्तर पर उभरते नए खतरों ने सागरी क्षेत्र को असुरक्षित बना दिया है। आतंकी गतिविधियाँ इन क्षेत्रों के लिए प्रमुख गैर राष्ट्रीय खतरे के रूप में है। हिंद महासागर दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील है। सोमालिया क्षेत्र के लुटेरों द्वारा व्यापारिक जहाज़ों का अपहरण कर फिरौती मांगना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो सोमालियन पायरेट्स बहुत फेमस है। भारत में मुंबई जो हमला हुआ था समुद्री रास्ते से हुआ था 2008 में। देशों के मध्य भी अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए अपनी नौसेना के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। फिर भारत जैसे देशों की विशाल समुद्री सीमा की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत की लगभग 1500 किलोमीटर से ज़्यादा की तटरेखा है, तो समुद्र से जुड़ी हुई है, ये महत्वपूर्ण। फिर सागरी क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों एवं अपहरण की घटनाओं को रोककर व्यापार को समुचित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों द्वारा आपसी सहयोग किया जा रहा है। तो रिक्शो, इंडियन ओशन डीम एसोसिएशन, तो बहुत सारे संगठन बनाए जाते हैं जो सागर समुद्री क्षेत्रों को लेकर, ओशंस को लेकर कॉपरेशन किए जाते हैं। भारत का एक सागर इनिशिएटिव भी है। तो वर्तमान समय में किए गए जो प्रयास हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि तकनीकी विकास ने खतरों को बढ़ा दिया। क्षेत्र में संप्रभुता बनाए रखने के लिए भी सागरी सुरक्षा अधिक आवश्यक है। ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का लगभग 80% जो एनर्जी नीड है वो भारत अपनी इंपोर्ट करता है, तो भारत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ऊर्जा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रमुख आधार होता है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही स्रोत महत्वपूर्ण हैं। तो ट्रेडिशनल और रिन्यूएबल दोनों सोर्स हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। वर्तमान समय में औद्योगिक विकास परंपरागत जैविक ऊर्जा स्रोतों पर ही निर्भर है। भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का अधिकांश भाग विदेशों से आयात करता है। भारतीय आरंभिक समय में अपनी अधिकांश जरूरतें पश्चिम एशियाई खाड़ी देशों से पूरा करता था, परंतु 1970 के बाद के दशक में खाड़ी संकट ने भारत को अन्य विकल्पों पर विचार करने को विवश किया। वर्तमान में भारत कई देशों जैसे खाड़ी के देश हो गए, अफ्रीकी देश हो गए, रूस, अमेरिका हो गया, से भी अपनी पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा कर रहा है। भारत अपनी पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने हेतु अनेक विकल्पों पर कार्य भी कर रहा है। भारत में जल विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा है तो विभिन्न समझौते किए गए हैं। भारत में सौर ऊर्जा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ का मुख्यालय भी भारत में है। कहाँ? गुरुग्राम में। भारत द्वारा जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा देकर सिर्फ सुरक्षा माध्यमों का विविधीकरण किया जा रहा है, अपितु विदेशी मुद्रा को बचाने एवं पर्यावरण संरक्षण का भी प्रयास किया जा रहा है। तो न केवल जो एनर्जी मीडियम है उनको डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि जो विदेशी मुद्रा है, जो हम लोग डॉलर खर्च करते हैं एनर्जी के लिए, विदेशों को भेजते हैं, उसको भी बचाने और पर्यावरण का संरक्षण, दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, विश्व में पृथ्वी 3/4 जल से घिरी है। लगभग 71% जो भूभाग है वो जल से घिरा हुआ है, लेकिन उसमें 97% खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं। पीने योग्य पानी की मात्रा केवल 3%। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। दक्षिण एशिया में मानसून के समय जहाँ भीषण बाढ़ आती है, वहीं गर्मियों में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मार्च अप्रैल में कम होती बारिश की प्रवृत्ति ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो वैश्विक तापन की समस्या और बारिश की अनिश्चितता ने इसकी उपलब्धता को और दुष्कर बना दिया है। वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जल संरक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है। सरल एकीकृत जल संरक्षण कार्यक्रम को संचालित कर रही है। तो सरकार एकीकृत जल संरक्षण कार्यक्रमों को संचालित कर रही है। जन जागरूकता, अवेयरनेस फैलाई जा रही है। पुराने तालाब है उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना के द्वारा बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान किया जा रहा है। प्रदूषित अपशिष्टों को नदी तथा जल स्रोतों में जाने से रोक जल प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जल संरक्षण के बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो वर्तमान विश्व के समक्ष आतंकवाद एक प्रमुख चुनौती है। आतंकवाद तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति, समूह, संस्था या देश द्वारा अपने आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व विचारात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों में हिंसा फैलाकर भय तथा आतंक उत्पन्न करना है। आतंकवादियों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु गैर सैनिकों को भी निशाना बनाया जाता है। वर्तमान में आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। यूएस के संघीय जांच ब्यूरो ने, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने के अनुसार व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध गंभीर हिंसा का प्रयोग अथवा अपने राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार, जनता या जनता के किसी भाग पर हिंसा का प्रयोग करने का भय दिखाकर दबाव डालने की शक्ति आतंकवाद कहलाती। अमेरिकी राज्य विभाग के अनुसार आतंकवाद अन्य लोगों पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से उपराष्ट्रीय गुटों अथवा गुप्त कारकों द्वारा विरोधी लक्ष्यों के विरुद्ध एक पूर्व नियोजित और राजनीति से प्रेरित हिंसा है। आतंकवाद का इतिहास। आधुनिक काल में आतंकवाद शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप किया गया। यह फ्रांस में रॉबेस्पियर की शासन व्यवस्था और जन सुरक्षा समिति द्वारा तैयार की गई नीतियों एवं कार्यक्रमों को निर्दिष्ट करने के लिए किया गया था। 1914 में सरोजेवो के राजकुमार पर किया गया हमला एक आतंकी हमला था। इसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाजीवाद व फांसीवाद का उदय आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला था। 1978 से 1979 में ईरानी क्रांति के परिणाम स्वरूप भीषण विरोध के कारण के साथ शियावादी आतंकवाद का पुनरुत्थान हुआ। आत्मघाती हमले शुरू हुए। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमले ने अमेरिकी विदेश नीति में साम्यवाद के विरोध की नीति को बढ़ाया, जिससे तालिबान का उदय हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद का प्रतीक है। 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमले के लिए यही उत्तरदायी था। समकालीन समय में आतंकवाद उत्तर आधुनिक आतंकवाद के रूप में उभरा है। आतंकवाद के कारण क्या है? तो पहला तो राजनीतिक कारण है, पॉलिटिकल रीजन है। तो यह देश की राजनीति में सम्मानजनक स्थान पाने या राजनीतिक दास्ता से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, फिलिस्तीन व कश्मीर में कार्यरत आतंकवादी गुट, उनका यही उद्देश्य। आर्थिक कारक तो इकोनॉमिक कंपोनेंट भी होता है। तो समाज में विद्यमान आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक तो बहुसांस्कृतिक समाज में अनेक ऐसे उपराष्ट्रीय या जाति समूह होते हैं जो अपनी सामाजिक आर्थिक विशेषता के कारण परस्पर भिन्न होते हैं। ऐसे समूह प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। विचारधारा तो आइडियोलॉजी के लिए भी मारकाट की जाती है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक मौलिक कारक विचारधारा भी है, आइडियोलॉजी भी। उत्तर शीत युद्ध काल में अमेरिका की जोखिमपूर्ण नीति, अफगानिस्तान, ईरान आदि की पहल और ओसामा बिन लादेन का उभार इसकी उदाहरण है। फिर असंतोष, समाज में उभरने वाला असंतोष अधीनस्थ की शक्तिशालियों द्वारा उपेक्षा भी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। 21वीं सदी का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। वर्तमान में साइबर आतंकवाद, नार्को आतंकवाद जैसी अवधारणाएं उभर कर आई हैं। मोबाइल संप्रेषण तकनीक की वैश्विक व्यवस्था, ईमेल, सेल फोन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आदि ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। तो उन्हें एक स्थान पर बैठे हुए दूर स्थित अलग अलग लक्ष्यों पर बिना किसी कठिनाई के हमले करने की योग्यता प्रदान कर दी गई है। इनके द्वारा जो नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजीज़ का उभार हुआ, उसके कारण नार्को आतंकवाद से तात्पर्य नशीले पदार्थों की क्रय विक्रय करने वाले आतंकवादी गुटों के बीच सहयोगपूर्ण संबंधों से है, जिसमें आतंकी गुट नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों को नार्कोटिक्स या ड्रग्स सुलभ उपलब्ध कराता है। बदले में अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ करने के लिए बड़ी धनराशि प्राप्त करता है। अर्थात नार्कोटिक्स के अवैध व्यापार से अर्जित धन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए होता है। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल ने इसे बढ़ावा दिया। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, इसको पहले की वीडियो में बताया गया है, तो ध्यान रखिए। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। नेक्स्ट, भारत और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो भारत स्वतंत्रता के बाद से ही आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि वर्तमान में यह समस्या अत्यधिक गंभीर होती जा रही है। आतंकवादियों को सीमा पार करने से राजनीतिक, संभार, तंत्रीय और नैतिक समर्थन प्राप्त होता है। फिर अगर ऐसा ना होता तो शायद देश में इतनी गंभीर स्थिति नहीं होती। वास्तव में भारत में आतंकवाद के बढ़ते खतरे ने देश में सीमा पार से संचालित होने वाले अप्रत्यक्ष युद्ध, इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी वार का रूप ले लिया है। तो भारत में आतंकवाद की समस्या उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से विद्यमान है। 1989
से भारत में आतंकवाद का अधिकेंद्र जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। प्रारंभ में वहाँ जनता द्वारा असंतोष व्यक्त होता था। बाद में घाटी में सीमा पार से अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिलने पर मुक्ति मोर्चा है उनका गठन किया गया। घाटी में सक्रिय आतंकी आंदोलनों ने वास्तव में पाकिस्तान अफगानिस्तान के आतंकियों से समर्थन पाकर अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है, जिससे भारत में कड़े आतंकी हमले हो रहे हैं देश में सामुदायिक तनाव उठाने की एक खेल भावना के रूप में आतंकवादी देश के धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समाधान, तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक साझा समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है, अतः इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर साझा होना चाहिए। आतंकवाद से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सरकार को भी कार्य करना चाहिए। विकास पर बल दिया जाना चाहिए। विभिन्न देशों को आतंकवादी गुटों के खिलाफ एक संयुक्त व ठोस रणनीति अपनानी चाहिए और हाथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद की कड़ी निंदा की जाए और जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसका क्या निकाल सकते हैं कि शीत उद्योगोत्तर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल टेररिज्म विश्व की सुरक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। तकनीकी ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी ने आतंकी गुटों को अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की हैं। इससे निपटने हेतु वैश्विक स्तर पर दीर्घकालिक रणनीति आवश्यक है। साइबर अपराध कंप्यूटर व इंटरनेट को सूचना प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी देन कहा जाता है। इन दिनों सभी क्षेत्र प्रायः कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, किंतु यह दुर्भाग्यशाली है कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति इन शक्तिशाली माध्यमों का अनैतिक कार्यों और विद्वेषपूर्ण भावना से उपयोग कर रहे हैं। इन अनैतिक कार्यों में अश्लील संदेशों का प्रसारण, किसी को धमकी देना या फिरौती मांगना, क्रेडिट कार्डों या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में छेड़छाड़ कर धन निकालने का प्रयास करने जैसे अनेक कृत्य शामिल हैं। इस प्रक्रिया की अनैतिक कार्यवाहियों को साइबर क्राइम या साइबर अपराध की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित कार्यों को साइबर अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। पहला, साइबर कैफे या सार्वजनिक स्थलों के जरिए इंटरनेट पर अश्लील पोर्नोग्राफी वेबसाइटों को देखना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अर्थात इंटरनेट के माध्यम से बच्चों की यौन कार्यों और अपराधों के लिए उकसाना या प्रयास करना। बिना आज्ञा के किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम में प्रवेश कर जानकारी हासिल करने का प्रयास करना। बिना मर्जी किसी कंप्यूटर से फ्लॉपी या सीडी के जरिए डाटा निकालना। कंप्यूटर के जरिए बैंकों की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा और क्रेडिट कार्ड में छेड़खानी कर धन निकालने का प्रयास करना। किसी के कंप्यूटर, वेबसाइट आदि के पासवर्ड में छेड़छाड़ करना और उसको बदलना। फर्जी वेबसाइट बनाना, कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए अश्लील संदेश भेजना। ईमेल के जरिए किसी को धमकी देना या फिरौती मांगना। कंप्यूटर व वायरस भेजकर इंटरनेट या कंप्यूटर को ख़राब करने का प्रयास करना। दोस्तों, यहाँ से अपनी जो यूनिट 6 है वो कंप्लीट होती है। यूनिट 7 को पहले ही कराया जा चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं देखा है तो। और अब से 8वीं यूनिट चलेगी और 9वीं यूनिट भी पहले ही हो चुकी है, तो अभी 2 यूनिट बची हैं, 8 और 9। जल्द से जल्द कराने का प्रयास किया जाएगा। और जो अभी न्यू सीरीज चल रही है RPSC, MPPSC और UGC नेट के दिसंबर के लिए, तो उसको देखिए। बहुत महत्वपूर्ण उसमें तथ्यों का संकलन किया गया है, तो वो एक 1 शॉट कोर्स रहने वाला है, उसको देखिए। इस वजह से आप अपना बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले यूनिट में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।